चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। आज आपको बताते हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ऑपरेंट वेट एंड एक्चुअल वेट। आज क्या बताएंगे हम? प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ऑपरेंट वेट एंड एक्चुअल वेट। तो लिख लो, हेडिंग दे दो तो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ऑपरेंट वेट एंड एक्चुअल वेट। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ऑपरेंट वेट एंड एक्चुअल वेट। ठीक है। अच्छा, कभी वेट मेजर किए हो तुम लोग अपने आप को वेइंग मशीन पर? हाँ, वेइंग मशीन पर जब चढ़ जाते हैं हम लोग तो वेट रीड कराता ना, जैसे 50 केजी रीड करा रहा है, तो हमारा क्या वो मेजर कर रहा है कि 50 केजी बता रहा है? हम उस पर क्या लगा सकते हैं? जब हम वेइंग मशीन पर खड़े हो गए तो दो सरफेस के बीच में कांटेक्ट हुआ ना, तो वेइंग मशीन हम पर क्या लगाएगा? नॉर्मल एक्शन के रूप में नॉर्मल लगा दिया हम पर, तो हम वेइंग मशीन पर नॉर्मल डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा देंगे एज ए रिएक्शन, और हम जो नॉर्मल लगाएंगे वही तो वेइंग मशीन रीड करेगा। तो एक बात याद रखना कि वेइंग मशीन जो है वह ऑलवेज रीड करता है क्या? नॉर्मल फोर्स को। ठीक है। तो इस चैप्टर में, इस प्रॉब्लम में सबसे पहले वही पॉइंट लिख लो, नोट करके पॉइंट लिख लो। तो लिखो, वेइंग मशीन always read, weighing machine always read नॉर्मल फोर्स। ठीक है। वेइंग मशीन ऑलवेज रीड नॉर्मल फोर्स। चलो, ये पहला पॉइंट में है। और दूसरा पॉइंट, अगर वेइंग मशीन रेस्ट में है ना, जैसे मान लो लिफ्ट है और लिफ्ट के फ्लोर पर रख दिए वेइंग मशीन को और उसमें बैठ खड़े हो गए वेइंग मशीन पर, तो एलिवेटर अगर रेस्ट में रहेगा तो वेइंग मशीन भी क्या होगा? रेस्ट में रहेगा। तो जब वेइंग मशीन रेस्ट में रहता है उस समय जो वेट दिखाएगा वेइंग मशीन, वह कैसा वेट होगा? एक्चुअल वेट होगा। क्या होगा? एक्चुअल वेट। और जब वेइंग मशीन मूव कर रहा है उस समय जो वेट दिखाएगा वह अपरेंट वेट कहलाता है। कौन सा वेट कहलाएगा? अपरेंट वेट। तो लिखो इसको, सेकंड पॉइंट में लिखो तो, व्हेन वेइंग मशीन is at rest, then weight read by weighing machine is कैसा वेट? एक्चुअल वेट। ठीक है। और थर्ड पॉइंट में लिखो, या इसी में लिख लो ना, है ना, व्हेन वेइंग मशीन इज एट रेस्ट देन वेट रीड बाय वेइंग मशीन इज एक्चुअल वेट, एंड व्हेन weighing machine is in motion, then
weight read by weighing machine is apparent weight is apparent weight। बताओ एक्चुअल वेट कब होगा? जब वेइंग मशीन रेस्ट में रहेगा, उस समय वेइंग मशीन जो रीड करेगा वह एक्चुअल वेट होगा। और जब एलिवेटर मूव कर रहा है उस समय जो वेइंग मशीन रीड करेगा वह कैसा वेट होगा? अपरेंट वेट। ठीक है, तो हम पहले केस फर्स्ट लिखते हैं जिसमें वेइंग मशीन रेस्ट में रहेगा, मतलब एलिवेटर अगर रेस्ट में होगा, है ना। लिखो केस फर्स्ट लिखो। तो मान लो कि एलिवेटर है, एलिवेटर का मतलब क्या? लेफ्ट, और वह रेस्ट में है और उसमें वेइंग मशीन रखा हुआ है। कौन सा मशीन रखा हुआ है? वेइंग मशीन रखा हुआ है। तो और इस पर आदमी आ गया, आदमी ऐसे खड़ा हो गया। अब ये वेइंग मशीन इस आदमी का जो नॉर्मल फोर्स रीड करेगा वह क्या होगा? जब रेस्ट में रहेगा तो एक्चुअल वेट ना। तो केस फर्स्ट में लिखो व्हेन लिफ्ट इज एट रेस्ट। लिफ्ट रेस्ट रहने का मतलब क्या? वेइंग मशीन रेस्ट में रहना है ना। चलो इसका बताओ। तो फ्री बॉडी डायग्राम रेस्ट में है ना, तो नॉर्मल फोर्स किधर लगेंगे? अपवर्ड डायरेक्शन में। और वेट फोर्स किधर लगेगा? डाउनवर्ड में, नहीं ना? कोई दिक्कत नहीं ना? अगर लिफ्ट रेस्ट में है तो अपवर्ड डायरेक्शन फोर्स डाउनवर्ड से क्या कर लोगे? बैलेंस। अब वेट अगर वेइंग मशीन रेस्ट में है तब जो नॉर्मल फोर्स रीड करता है उसे कैसा वेट के नाम से जानते हैं? एक्चुअल वेट। तो ये नॉर्मल जो है ना, इस पर्सन का कौन सा वेट बता रहा है? एक्चुअल वेट। तो एक्चुअल वेट कितने के बराबर हो गया? mg। बोलो कोई दिक्कत है तो नहीं ना? आ रही बात समझ में? चलो लिखो यहाँ तक। चलो अब डिफरेंट केस में हम लोग देखते हैं एक्चुअल वेट और अपरेंट वेट में रिलेशन, है ना। तो केस फर्स्ट में हम लोग क्या देखें? जब एलिवेटर रेस्ट में था, यानी वेइंग मशीन रेस्ट में था, उस समय जो नॉर्मल फोर्स आया था कितने के बराबर आया था? mg के बराबर। वही क्या कहलाया? एक्चुअल वेट। क्या कहलाया? एक्चुअल वेट। अब हम डिफरेंट सिचुएशन में एक्चुअल वेट और अपरेंट वेट में रिलेशन देखते हैं। तो केस फर्स्ट में लिखना, सेकेंड में व्हेन लिफ्ट मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन with acceleration a naught or moving in downward direction with retardation। देखो अगर एलिवेटर अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड है, ये एलिवेटर हुआ, ये अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड है, इसमें वेइंग मशीन रख दी और इस वेइंग मशीन पर ये पर्सन आ गया, ठीक है। या फिर इसी को कहेगा कि मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन विथ रिटार्डेशन। तो अगर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में रिटार्डेशन करेगा तो रिटार्डेशन का मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन। तो दोनों ही सिचुएशन सेम होगा, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अब इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं।
तो ये वेइंग मशीन इस पर नॉर्मल ऐसे लगाएगा ना, इसका वेट फोर्स किधर की ओर लगेगा, वर्टिकली, और ये किधर की ओर जा रहा है, तो इसका इक्वेशन ऑफ मोशन लिख सकते हैं। किस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में। बताओ क्या लिखेंगे, बताओ। अपवर्ड डायरेक्शन वाले फोर्स को पॉजिटिव, उसके अपोजिट वाले को नेगेटिव। नेट फोर्स हो गया इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, मास ऑफ द ब्लॉक इनटू, तो एन का वैल्यू निकालना है ना, एन ही तो रीड करता है, तो एन कितना हो गया, एम जी प्लस एम ए नॉट। मूव करते हुए जो वेट रीड करता है उसका नाम क्या होता है, अपरेंट वेट। तो ये जो नॉर्मल मिला ना, ये अपरेंट वेट मिला है, अपरेंट वेट। mg जो है वह एक्चुअल वेट हो गया, एक्चुअल वेट प्लस m इंटू ए नॉट। इसका मतलब इस केस में अपरेंट वेट एक्चुअल वेट से ज़्यादा होगा। कितने से ज़्यादा होगा, m इंटू ए नॉट से। इसको देखो ऐसे भी बना सकते हैं, दूसरे तरीके से समझो इसको, पहले समझ लो फिर लिखना, अभी देख लो फिर लिख लेना। समझो पहले, ये तो एलिवेटर अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यहाँ पर वेइंग मशीन है और ये आदमी ऐसे खड़ा है ना। अच्छा ये बताओ, इसका तो ठीक है नॉर्मल वर्टिकली अपर डायरेक्शन में लग जाएगा, वेट लग जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इस पर्सन के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए किसको फ्रेम मान लेंगे हम लोग, एलिवेटर को। और एलिवेटर को तो एक्सेलरेशन है ना, कैसा फ्रेम हो जाएगा बताओ तो, नॉन इनर्शियल। तो सीडो तो लगने लगेगा, किधर लगेगा बताओ, डाउनवर्ड कि अपवर्ड, ये जा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, लगेगा सीडो किधर की ओर। अब इसके रिस्पेक्ट में हम लोग लगाएं, किसके रिस्पेक्ट में सीडो लगाए हैं, एलिवेटर के रिस्पेक्ट में। जिसके रिस्पेक्ट में हम बात करते हैं वो रेस्ट में हो जाता है, जिसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं वो क्या हो जाता है, रेस्ट में हो जाता है। मतलब इस केस में एलिवेटर क्या हो गया, रेस्ट में। जब एलिवेटर रेस्ट में हो गया तो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स डाउनवर्ड से क्या कर दोगे, बैलेंस। तो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एन हो गया और डाउनवर्ड में कितना हो गया, एम जी प्लस, बोलो कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा यहाँ से इक्वेशन ऑफ मोशन लिखे या यहाँ से डायरेक्टली, ये जो हम इक्वेशन ऑफ मोशन लिखे थे वो कौन सा फ्रेम से लगाए थे, ग्राउंड के फ्रेम से। कहाँ से, क्योंकि ग्राउंड फ्रेम कैसा होता है, इनर्शियल कि नॉन इनर्शियल, इनर्शियल। तो सीडो तो लगेगा नहीं। तो अगर ग्राउंड से देखेंगे यानी ग्राउंड पर बैठ करके देखेंगे तो ये आदमी ऊपर की ओर जाता हुआ दिखेगा, तो हम ऊपर की ओर इसका इक्वेशन ऑफ मोशन लिख दिए। लेकिन जब हम इसी फ्रेम में आ जाएंगे, इस एलिवेटर में ही चले जाएंगे, तो ये जैसे मान लो यहाँ पर हम आ गए तो हमारे रिस्पेक्ट में पर्सन क्या हो जाएगा, रेस्ट में। जब रेस्ट में हो जाएगा तो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स डाउनवर्ड से क्या कर लेंगे, बैलेंस। ठीक है, तो ये हो जाएगा कौन सा वेट, हाँ अपरेंट वेट। और mg कैसा वेट है, एक्चुअल वेट। कितना से ज़्यादा हो गया, तो हम दोनों फ्रेम में बना सकते हैं। ये जो बनाए हैं ग्राउंड के फ्रेम से बनाए हैं और ये बनाए हैं विथ रिस्पेक्ट टू एलिवेटर, है ना। तो ये हम लोग बनाए हैं विथ रिस्पेक्ट टू एलिवेटर, का मतलब समझ में आता है ना, लिफ्ट। और ये किसके रिस्पेक्ट में हम लोग बनाए, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। दोनों ही बना लो। नेक्स्ट केस देखो, केस थर्ड, व्हेन elevator moving in downward direction
डाउनवर्ड डायरेक्शन विथ एक्सेलरेशन ए नॉट, और क्या लिख सकते हैं इसको, मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन with retardation, with retardation। समझो, यहाँ पर एलिवेटर है और इसमें ए नॉट से आ रहा है, कोई दिक्कत। चलो इसका फ्री बॉडी डायग्राम कर ले। तो नॉर्मल किधर क्यों लग जाएगा, वर्टिकली वेट फोर्स किधर लग जाएगा बताओ, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बनाओ। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एक किधर क्यों आ रहा है, डाउनवर्ड। तो हम बना रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। किसके रिस्पेक्ट में पहले बना रहे हैं, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ग्राउंड पर जो आदमी खड़ा है ना, उसके रिस्पेक्ट में ये पर्सन किधर जाते हुए दिख रहा है, नीचे की ओर। कितने एक्सेलरेशन से, तो इसका इक्वेशन ऑफ मोशन लिखोगे ना डाउनवर्ड डायरेक्शन में, बताओ कितना लिखोगे, बताओ। mg माइनस एन इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, कोई दिक्कत। तो एन का वैल्यू बताओ कितना हो जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे तो इसको इधर ले जाएंगे ना, कितना हो जाएगा, mg माइनस एम ए नॉट। ये कैसा वेट है, एन अपरेंट वेट हो गया, mg कैसा वेट हो गया, एक्चुअल वेट हो गया, इंटू एम इंटू ए नॉट। इसका मतलब जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन से मूव करेगा तो अपरेंट वेट एक्चुअल वेट से ज़्यादा होगा कि कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। कितना से कम हो जाएगा, एम इंटू ए नॉट से। अच्छा इसी को बनाओ तो किसके रिस्पेक्ट में, एलिवेटर के रिस्पेक्ट में, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू, हाँ एलिवेटर कहो या फिर लिफ्ट कहेंगे, दोनों बात सेम ही है। चलो एलिवेटर के रिस्पेक्ट में बनाते हैं। तो एलिवेटर जो है वह किधर की ओर मूव कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अच्छा एलिवेटर के रिस्पेक्ट में बात करने का मतलब क्या, एलिवेटर हमारा क्या हो गया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो एलिवेटर कैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगा, नॉन इनर्शियल। अच्छा इसका वेट फोर्स किधर लगेगा बताओ, नॉर्मल किधर लगेगा, सीडो किधर लगेंगे, है ना। और इसके रिस्पेक्ट का मतलब यहाँ पर हम आ गए, है ना। जब यहाँ पर आ जाओगे तो एलिवेटर में भी तुम रहोगे और तुम्हारे सामने कोई आदमी खड़ा है तो वह तुमको रेस्ट में दिखाई पड़ेगा कि मोशन करते हुए दिखाई पड़ेगा, रेस्ट में। तो नेट फोर्स जीरो लिखोगे ना, इसका मतलब अपर डायरेक्शन में फोर्स जो है वह डाउनवर्ड से क्या कराएंगे, बैलेंस। तो अपर डायरेक्शन में कितना फोर्स हो गया, एन प्लस, और डाउनवर्ड में तो नॉर्मल निकालना है, बताओ कितना हो गया, mg माइनस एम ए नॉट। ये n कैसा वेट है, अपरेंट वेट, अपरेंट। mg कैसा है, एक्चुअल वेट, कितना से कम हो गया। तो इस केस में अपरेंट वेट जो है एक्चुअल वेट से कम हो जाता है, कितना से कम हो जाता है, m इंटू ए नॉट से। चलो बना इसको। चलो नेक्स्ट केस देखते हैं, फोर्थ, है ना। लिखो केस फोर्थ, व्हेन लिफ्ट इज फ्री फॉलिंग
इफ लिफ्ट इज फ्री फॉलिंग, जब लिफ्ट फ्रीली फॉल कर रहा होता है। समझो तो, जैसे मान लो यहाँ पर वेइंग मशीन इसमें है और यहाँ पर पर्सन है ना। पहले हम बना रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हम देख रहे हैं, ठीक है। चलो, तो ग्राउंड फ्री फॉल का मतलब क्या, रस्सी टूट गया। जैसे एलिवेटर में रोप देखते हो ना, ऊपर में रहता है ना, रोप सही तो ऊपर नीचे जाता है। वो मान लो ब्रेक कर गया, और जब ब्रेक कर जाएगा तो वह नीचे गिरेगा, है ना, तो वह फ्री फॉल कहलाता है। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो। तो ये बताओ हमको कि नॉर्मल फोर्स किधर की ओर लग जाएंगे, अपवर्ड, वेट फोर्स किधर लग जाएगा। अच्छा, अगर ग्राउंड पर जो आदमी खड़ा है उस आदमी को ये क्या दिखाई पड़ेगा कि नीचे जा रहा है, तो इक्वेशन कैसे मिलेगा, कैसे लिखेगा इसको। डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स जो होगा वो पॉजिटिव होगा ना, इसके अपोजिट वाले क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। नेट फोर्स इक्वल टू क्या लिखोगे, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो बताओ, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाते हैं, तो इधर ले जाएंगे माइनस है, इधर जाएगा तो प्लस, और इसका प्लस है इधर आएगा तो mg माइनस mg लिखोगे ना। तो बताओ नॉर्मल का वैल्यू कितना हो जाएगा, और नॉर्मल का वैल्यू 0 का मतलब क्या, ये कांटेक्ट छोड़ दिया, है ना। मतलब एकदम एलिवेटर का जो था ना, एलिवेटर के फ्लोर जिस पर रखा हुआ था वेइंग मशीन, उससे ऊपर उठ गया कौन, पर्सन, और वह फ्रीली फॉल करने लगा जी से। तो इस केस में पर्सन फील करेगा वेटलेस। कैसा, वेटलेस। कभी फील किए हो वेटलेस, देखो बड़ा वाला ऐसे झूला देखे हो, हाँ, जब ऊपर से नीचे आता है ना तो उस समय थोड़ा सा वेटलेसनेस फील होता है, ठीक है, वो गजबी लगता है उसमें बैठोगे तो, ठीक है। तो लिख लो, अपरेंट वेट कितना हो गया इस केस में, अपरेंट वेट 0 हुआ, एक्चुअल में 0 मत हो गया, है ना। एंड पर्सन फील करेगा वेटलेस। कैसा फील करेगा, वेटलेस। लिखो, इन दिस केस पर्सन फील वेटलेस, ठीक है। अच्छा, इसी को ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो बनाए हैं, एलिवेटर के फ्रेम के रिस्पेक्ट में बनाते तो विथ रिस्पेक्ट टू एलिवेटर, तो चलो एलिवेटर के रिस्पेक्ट में बना के दिखाओ, देखो समझो। यही आदमी था, ऐसे जी जा रहा था, एलिवेटर के रिस्पेक्ट में बताओ, नॉर्मल तो ऐसे लगेंगे ना, वेट लगेगा। और एलिवेटर के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो एलिवेटर कैसा फ्रेम हो जाएगा, नॉन इनर्शियल। क्यों, क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन आ गया, तो क्या लग जाएगा, सीडो लग जाएगा ना, किधर की ओर, एक्सेलरेशन के। अब इसमें जो आदमी खड़ा होगा उसको भी तो ये रेस्ट में ही दिखाई पड़ेगा, इसका मतलब अपवर्ड डायरेक्शन है फोर्स, डाउनवर्ड से क्या करेंगे, बैलेंस। तो एन का वैल्यू बताओ, इधर प्लस है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा। तो किसी भी फ्रेम से बनाएंगे ना, रिजल्ट सेम ही मिलता है। तो नॉर्मल का वैल्यू यहाँ भी 0 ही मिल गया, मतलब अपरेंट वेट क्या हो गया इस केस में, हाँ, अपरेंट वेट हो गया 0, और पर्सन फील करेगा वेटलेस। बना जल्दी से। चलो अब इस पर एक दो क्वेश्चन हम लोग समझ लेते हैं। अच्छा, जब जी से गिर रहा था मतलब फ्री फॉल, तो पर्सन क्या हो गया था, एलिवेटर के फ्लोर को छोड़ करके हवा में था ना, तो आराम से जी से वह डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिर रहा था, है ना। अब देखो इस पे कुछ क्वेश्चन देता है ना,
तो एक दो क्वेश्चन हम समझ लेते हैं। देखो, एलिवेटर है, वेइंग मशीन है इस पर, ठीक है, या फिर वेइंग मशीन हटाओ ना, ऐसे रख दिए, इसमें एक पर्सन को रख दिए, ठीक है, और इधर की एक्सेलरेशन जो है ना वह 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कर दिए। कहता है कि इस पर्सन का डिस्प्लेसमेंट 0.1 सेकंड में कितना होगा। देखो तो क्वेश्चन, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पर्सन इन 0.1 सेकेंड। 0.1 सेकेंड में बताना है कि पर्सन का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा। ठीक है, आ रहा है समझ में? अच्छा ये बताओ, जी का वैल्यू कितना होता है? 10। तब जब 10 था तो ये कांटेक्ट में था, ये नहीं ना, कांटेक्ट छोड़ दिया था ना, तो उससे ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा तो आराम से कांटेक्ट छूटा हुआ रहेगा। इसका मतलब इतने एक्सेलरेशन में ये पर्सन एलिवेटर के कांटेक्ट में रहेगा या नहीं रहेगा? तो ये पर्सन कहाँ रहेगा? थोड़ा हवा में ऐसे रहेगा, है ना। जब ये हवा में रहेगा तब इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? थोड़े सा समय के लिए तो जी होगा ना, लेकिन जी का वैल्यू तो कितना होता है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और एलिवेटर का एक्सेलरेशन कितना है? 12। किसका ज़्यादा है बताओ? ये एलिवेटर तेज़ी से आ रहा है, लेकिन ये आदमी स्लो एक्सेलरेशन से आ रहा है। कुछ देर में तो ये गैपिंग जो है वो क्या हो जाएगा? ख़त्म। और इस आदमी का हेड जो है वह सीलिंग में जाकर के टकरा जाएगा ना। अब ये सीलिंग जो है इसको प्रेस करके नीचे लाएगा। किसको? पर्सन को। लेकिन कितने सेकंड में निकालना है? और 0.1 सेकंड तो बहुत कम सेकंड है ना। जैसे कुछ भी बोल दिए, इतना ही बोलने में हमें 1 सेकंड हो गया, तो इतने टाइम में तो जस्ट कांटेक्ट छोड़ा होगा ना। और जस्ट कांटेक्ट छोड़ा होगा तो वह कितने एक्सेलरेशन से आएगा? ये वाला जी से आएगा कि ये वाला से आएगा? ये वाला से ना, क्योंकि ये वाला एक्सेलरेशन से कब आएगा? जब इस पर्सन का हेड सीलिंग से टकरा जाएगा, तो उसमें तो टाइम लगेंगे ना। और यहाँ टाइम कितना दिए हैं? 0.1। तो उतने कम समय के लिए ये तो जस्ट कांटेक्ट छोड़ा ही होगा ना। और जस्ट कांटेक्ट छोड़ा होगा तो कितने एक्सेलरेशन से आ रहे होंगे? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। और डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो बताओ तो डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला जानते हो तुम लोग? एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो कौन सा फार्मूला लगाओगे? ये वाला फार्मूला, यही ना। तो हमको डिस्प्लेसमेंट ही तो निकालना है। क्या करें बताओ? यू का वैल्यू बताओ। यू का वैल्यू बताओ 0। एक्सेलरेशन का वैल्यू बताओ। टाइम का वैल्यू बताओ। तो एस का वैल्यू हो गया, ए कैंसिल कराओ, 5 इंटू 0.1 इंटू 0.1 लिखेंगे ना ऐसे। कितना हो गया बताओ? 5 इंटू 0.01, इसका मतलब 0.05 मीटर ना। सेंटीमीटर में बताओ कितना होगा? कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ता है? 100 से। तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं ना? चलो इसको लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। यहाँ पर एक स्ट्रिंग से, मासलेस स्ट्रिंग है ना, मतलब मास इसका नहीं कंसिडर करेंगे। यहाँ पर बॉक्स एक्स है, एक बॉक्स है ऐसे पास कर रहा है, और ये बॉक्स में, इस बॉक्स का मास मान लो 30 kg है। इस बॉक्स में एक एलिवेटर रखा, ये बॉक्स में एक वेइंग मशीन है। कौन सा मशीन है? वेइंग मशीन है, वेट रीड करने वाला। ये आदमी इसको पकड़ करके ऐसे खड़ा है,
ठीक है। इस पर्सन का वेट जो है वह 60 kg है और यह है वेइंग मशीन, वेइंग मशीन है, ठीक है। आदमी का एक्चुअल में कितना केजी है? इस बॉक्स का वेट कितना है? प्रॉब्लम में कह रहा है कि ये रोप को ऐसे पकड़ करके अरेस्ट में किए हुए, पूरे बॉक्स को, पूरे सिस्टम को रेस्ट में रखे हुए। तो कह रहा है कि जब सिस्टम रेस्ट में है तो बताओ वेइंग मशीन इस पर्सन का कितना वेट बताएगा, ठीक है। लिखो, इफ सिस्टम remain at rest, remain at rest, then find the weight read by weighing machine, ठीक है। सिस्टम रेस्ट में है, इक्विलिब्रियम हो गया ना, तो इक्विलिब्रियम के लिए फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। और इसका रीडिंग का मतलब ये जितना इस पर नॉर्मल लगाएगा वही तो रीड करेगा। तुम्हें बताया है ना कि वेइंग मशीन क्या रीड करता है, क्या रीड करता है? नॉर्मल फोर्स को। तो नॉर्मल फोर्स ही निकालना है हमको। चलो, इस पर्सन का पहले हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं, समझो। FBD ऑफ पर्सन, पर्सन का फ्री बॉडी डायग्राम। इधर क्यों टेंशन फोर्स लगेगा ना, किधर क्यों लगता है टेंशन फोर्स? अवे फ्रॉम द बॉडी अलोंग द स्ट्रिंग। वेट फोर्स किधर क्यों लगता है? वर्टिकली। तो इस आदमी का वेट कितना है? तो 60 G लगेगा ना ऐसे। अच्छा ये बताओ, ये आदमी तो वेइंग मशीन पर है, तो वेइंग मशीन इस पर क्या लगाएगा? नॉर्मल फोर्स कांटेक्ट में है तो कैसे लगाता है? परपेंडिकुलरली, और करता है पुश। ये रेस्ट में है, इसका मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स डाउनवर्ड से क्या करोगे? तो करो, N + T जो होगा वह किसके बराबर हो जाएगा? 60 G। कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम फ्री बॉडी डायग्राम इस बॉक्स का करते हैं। देखो इधर कर देते हैं, FBD ऑफ बॉक्स, बॉक्स का FBD। इधर टेंशन फोर्स अवे फ्रॉम द बॉडी अलोंग द स्ट्रिंग, नहीं ना। बॉक्स का वेट कितना है? 30 kg, तो 30 G लगेगा। ये इस पर नॉर्मल ऊपर लगाया तो ये इस पर नॉर्मल नीचे लगाएगा ना। क्या करोगे अब? इक्विलिब्रियम तो लिख दें। अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स, डाउनवर्ड से बैलेंस। तो अपवर्ड डाउनवर्ड से बैलेंस करो, तो अपवर्ड में कितना हो गया? T, और डाउनवर्ड में N + 30 G। ये इक्वेशन नंबर 2। निकालना क्या है बताओ तो? N का वैल्यू ना। तो ऐसा करो कि 2 इक्वेशन से 1 में T का वैल्यू रख करके N का वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो लिखो फ्रॉम 1 and 2, ये वैल्यू इसमें रखते हैं। N + T का वैल्यू N + 30 G = 60 G लिखोगे ना। तो यहाँ पर कितना हो गया? 2N, और ये 60 G - 30 G। तो 2N का वैल्यू कितना हो गया? 30 G, मतलब नॉर्मल का वैल्यू 15 G, और G का वैल्यू कितना होता है? 10। तो कितना न्यूटन का फोर्स लगेगा? 150। हाँ। अच्छा, इसको KGF में भी तो बताए थे लिखने के लिए। KGF में कैसे लिखते हैं? G से D से डिवाइड करते हैं। बताओ कितना हो जाएगा इसको? 15 KGF। इसको टोटल को ना कितना हो जाएगा? 15 kg।
हाँ 15 kgf लिखते हैं क्योंकि एन फोर्स हो गया ना, हालांकि केजी ही हुआ। मतलब जब ये रेस्ट में रखे हुए ना सिस्टम को, तो वेइंग मशीन इस पर्सन का कितना वेट बता रहा है, 15 kg, 15 kg। एक्चुअल में इसका कितना है समझ में? चलो लिखो जल्दी से। चलो देखो, इसी प्रॉब्लम में थोड़ा सा और चेंज कर देते हैं हम, है ना। सेम ही प्रॉब्लम है, समझो उसको। बॉक्स था ना, समझो उसी प्रॉब्लम को फिर से डायग्राम बनाओ तो तुम लोग। यहाँ पर पुल्ली या स्ट्रिंग पास कर रहा है ऐसे, ये हो गया बॉक्स, ठीक है। यहाँ हो गया एलिवेटर, पुल्ली को ऐसे पास कर रहा है। इसका मास कितना दिए थे, 30 kg, और इस पर्सन का मास 60 kg। अच्छा ये बताओ, प्रीवियस प्रॉब्लम तो हम लोग देखे ना कि ये पूरे सिस्टम जब रेस्ट में था तो इस पर्सन का वेट वेइंग मशीन कितना बता रहा था, 15 kg। इसका मतलब कि अगर इसका एक्चुअल वेट मेजर कराना होगा तब तो फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है वो सुनो। अब क्वेश्चन सुनो, कह रहा है कि ये पर्सन इस स्ट्रिंग पर कितना फोर्स लगाए कि वेइंग मशीन इस पर्सन का एक्चुअल वेट रीड करे। वेइंग मशीन पर्सन का एक्चुअल वेट रीड करे, ठीक है। लिखो दो, फाइंड द फोर्स exerted by person on the string for which weighing machine read actual weight of the पर्सन का एक्चुअल वेट बता दे। आया समझ में? अब समझो, जब इक्विलिब्रियम में है तो कितना वेट को रीड कर रहा है, 15 kg। इसका मतलब इसका एक्चुअल में कितना है, 60 kg। मतलब 60 kg रीड करना है, यानी नॉर्मल फोर्स इसके द्वारा जो एक्सर्ट किया जाएगा वह कितना आना चाहिए, 60 kg के बराबर। यानी प्रॉब्लम में आपको नॉर्मल का वैल्यू यहाँ दे दिया है, कितना दे दिया है, 60 g। कोई दिक्कत? इसका मतलब पहले 15 kg था, अब 60 kg है। इसका मतलब ये अपना वेट बढ़ाएगा ना। तो तुम याद करो कि अपरेंट वेट एक्चुअल वेट से कैसे ज़्यादा होता है, कैसे बढ़ता है, जब इसको अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा तब ना लगेगा सीडो फोर्स डाउनवर्ड, और फोर्स क्या होगा, बढ़ जाएंगे ना। तो जब ये सिस्टम को अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर देगा, मान लो A0 से, तब जा करके ये वेइंग मशीन पर्सन का एक्चुअल वेट रीड करेगा। अभी हम बताए थे कि जब अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड होता है तो अपरेंट वेट एक्चुअल वेट से कितना ज़्यादा हो जाता है, m इंटू A0। अगर वेट बढ़ाना है तो सिस्टम को क्या करना पड़ेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट करना पड़ेगा। अब समझो, ये पूरे बॉक्स जब अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगा तो बॉक्स में ही तो ये पर्सन है। तो बताओ, पर्सन भी अपर डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगा ना। तो हम अब दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे और इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे, ठीक है। चलो, तो इस पर्सन का पहले फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। FBD ऑफ पर्सन।
देखो पर्सन का FBD ड्रॉ कर देते हैं, इधर करते हैं। पर्सन ये है नॉर्मल तो लगेंगे ही ना, लेकिन इस बार नॉर्मल का वैल्यू दे रखा है, कितना दिया है 60G। हाँ, लेकिन ये टेंशन तो नहीं मालूम। अच्छा, इसका वेट भी 60G नीचे लगेगा और ये जा रहा है किस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में, है ना। तो इक्वेशन लिखो, अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन हो रहा है तो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स कितना हो रहा है, T प्लस एन ना। तो T प्लस एन का वैल्यू लिखते चलो, कितना है 60G। तो अपवर्ड डायरेक्शन वाले फोर्स को पॉजिटिव मान लिए, उसके अपोजिट वाले को क्या मान लेंगे, तो नेट फोर्स हो गया ना। और नेट फोर्स इज इक्वल टू क्या लिखते हो, मास ऑफ द ब्लॉक इनटू। तो ये बताओ T का वैल्यू कितना मिल गया हमको, 60 है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम बॉक्स का लिख देते हैं, तो फ्री बॉडी डायग्राम बॉक्स का ड्रॉ करो। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ बॉक्स। तो बॉक्स का मतलब सिर्फ बॉक्स का ही ड्रॉ करना है। तो ये टेंशन ऐसे लगा, देखो ये वेइंग मशीन इस पर लगाया था ना ऊपर की ओर नॉर्मल, तो ये पर्सन भी तो इस पर लगा देगा नॉर्मल वेइंग मशीन पर। हाँ, इस नॉर्मल का वैल्यू दे रखा है ना, कितना 60G। अब ये बॉक्स का वेट कितना है 30, तो ये 30G तो लगेगा ना ऐसे। और ये बॉक्स किस डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड है, अपवर्ड डायरेक्शन में। ए से कह दिए तो ए से ही कहो, है ना। अब इसका इक्वेशन ऑफ मोशन लिखो अपवर्ड डायरेक्शन में। तो अपवर्ड डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है बताओ, T। इसके अपोजिट में बताओ 60G, आए कितना हो गया 90G इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉक्स इनटू एक्सेलरेशन। यही ना, निकालना हमको T ही है। तो ऐसा करो, ये वैल्यू इसमें रख करके ए निकाल लो, पहले देख लो, पहले समझ लो, फिर लिखना। फ्रॉम 1 एंड 2, ए T का वैल्यू यहाँ रखो, तो ये 60A माइनस 90G और ये 30A हो गया। इधर प्लस है, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 30A, इधर माइनस है, इधर जाएगा तो A का वैल्यू बताओ कितना हो गया 3G। कोई दिक्कत नहीं ना। लेकिन हमें तो टेंशन फोर्स निकालना था, तो हम ये वैल्यू इक्वेशन 1 में रख देते हैं। तो फ्रॉम 1 लिखें तो T इज इक्वल टू हो गया 60 और A का वैल्यू हो गया 3G। तो कितना हो जाएगा, इतना न्यूटन ना, G का वैल्यू भी रख दिए। तो अगर इतना न्यूटन फोर्स लगाता है तब जाकर के वेइंग मशीन पर्सन का एक्चुअल वेट बताएगा। है समझ में। तो ये था अपरेंट वेट और एक्चुअल वेट पर प्रॉब्लम। ठीक है, चलो तो आज इतना ही, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्लास में।